किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से हो गया ऐसे उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाता है। ये सब दोनों फर्स्ट ए बी और डी सामाजिक पूंजी जो है वो समाज में आपसी विश्वास एवं सौहार्द माना जाता है। सामाजिक पूंजी जो है वो जनसंख्या से मतलब नहीं है कि समाज में कितनी शांति है, समाज में लोगों में कितना सद्भाव है, समाज में लोगों में कितना प्रेम है। तो क्या पूछा है? सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल होता है कि आपके समाज में, इन टर्म को याद भी रखना, 22 में यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, आपके समाज में कितनी शांति है, लोगों में कितना प्रेम विश्वास है, लोगों में कितना सद्भावना है, लोगों में कितना सौहार्द है। कई ऐसे देश दुनिया के हैं जहां सब कुछ होने के बाद भी वहां प्रगति नहीं हो रही है। चाहे आप सोमालिया को ले लें, चाहे अफगानिस्तान को ले लें, चाहे सूडान को ले लें। क्यों? समाज में लोगों में, सीरिया को ले लें, समाज में लोगों में सद्भावना नहीं है। तो सामाजिक पूंजी का मतलब इन तीनों से नहीं होता है, ए बी और सी से। सामाजिक पूंजी का मतलब आपसी विश्वास एवं सौहार्द से होता है। ठीक है। सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो सक्षम बनाता है। थोड़ा सा वाक्य पर ध्यान देंगे। मानव पूंजी निर्माण को एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो सक्षम बनाता है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी जमा करना, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना, मूर्त धन का संचय, अमूर्त धन का संचय, और बताया है कोड। क्या होगा? बी, सी। देखिए बी जो है ये बिल्कुल सही है कि देश के लोगों का ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना। ये तो बिल्कुल सही है कि मानव पूंजी, सामाजिक पूंजी हो गया समाज में शांति, सामाजिक पूंजी हो गया समाज में सौहार्द, सामाजिक पूंजी हो गया समाज में सद्भावना, और मानव पूंजी हो गया जो व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, कितना उसके पास बाकी क्षमताएं हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसका धन से कोई मतलब नहीं है। कई बुकों में ये दो दिया हुआ है, बेसिक बी उत्तर दिया हुआ है, लेकिन ये चौथा जो है अमूर्त धन संचय। धन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं मूर्त टेंजिबल और एक को कहते हैं अमूर्त इंटेंजिबल। जानते हो अमूर्त क्या होता है? जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा जो चीजें होती हैं, चाहे वो आपका कॉपीराइट कहते हैं, चाहे पेटेंट कहते हैं, चाहे आपके जो ज्ञान है नॉलेज, इसको कोई बांट नहीं सकता है। वैसा धन जो दिखाई नहीं पड़ता है, वैसा धन जिसको कोई बांट नहीं सकता है, इसे कहते हैं बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। साइंस वगैरह में पढ़ेंगे आप लोग, साइंस से पढ़ाए सिलेबस में आपके। अमूर्त संपत्ति कहते हैं, अमूर्त धन कहते हैं, टेंजिबल असेट्स या टेंजिबल कैपिटल कहा जाता है, टेंजिबल वेल्थ कहा जाता है। जो आपके घर में संपत्ति है, गाड़ी है, घोड़ा है, जमीन जायदाद है, वो सारे कहे जाते हैं मूर्त, टेंजिबल, जो दिखाई देते हैं, विजिबल, दृश्यगत, कुछ भी कह लो उनको, वो सब दिखाई देते हैं, उसे मूर्त कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता उसे अमूर्त कहते हैं, इनटेंजिबल कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जो पढ़ाई लिखाई है वो भी इंटेंजिबल। मानव पूंजी में ये भी लिया जाता है। आप लोग पीवाई की किसी बुक और से करते होंगे तो हो सकता है कि केवल बी दिया होगा, लेकिन अमूर्त धन का संचय यानी आप नॉलेज का संचय कर रहे हैं, आप ज्ञान का संचय कर रहे हैं, आप कौशल का संचय कर रहे हैं, वो भी आपके मानव पूंजी संबंधित होता है। तो बेस्ट उत्तर इसका सी होगा, 2 और 4। अगला, जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? ए, कोई डाउट नहीं है, ए बिल्कुल सही है इसका। कौशल, बाकी सब में कोई अंतर नहीं है। जनसांख्यिकीय लाभांश हमेशा कौशल विकास से ही जुड़ा होता है। थर्ड का ए जी। क्या इस क्वेश्चन पे आए? हाँ बोलिए क्या?
हाँ, तो यहाँ क्षमताओं को, वहां धन संचय थोड़ी है, यहाँ धन का संचय लिखा हुआ है, अमूर्त धन का संचय। यानी आप अपने इस ज्ञान और कौशल के बेस पे जो उपलब्धियां हासिल करते हैं, आप कोई आविष्कार करें, कोई खोज करें, वो सब क्या आपके ज्ञान है। तो ये मत समझिए कि इसी के आधार पर होता है, बात सही है, लेकिन अमूर्त धन भी हमारे होते हैं। कंपनियों के पास जैसे केजीएस है, केजीएस के पास जो बिल्डिंग है, जो ये फर्नीचर है, जो ये टीवी है, जो ये बोर्ड है, सब क्या अमूर्त धन है। और जो केजीएस ब्रांड है ना, अगर ब्रांड बिकेगा तो करोड़ों में बिकेगा केजीएस का ब्रांड, उसे कहते हैं अमूर्त धन का संचय। तो ज्ञान कौशल के बेस पे अमूर्त धन भी आता है किसी व्यक्ति के पास, किसी संस्था के पास भी। जो कॉपीराइट होते हैं, जो पेटेंट होते हैं, जो ट्रेडमार्क होते हैं, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पढ़ेंगे आईपीआर में, वो अमूर्त धन में आते हैं। इसीलिए 2 और 4 दोनों सही है। इसका हो गया थर्ड का ये। फोर्थ, अब इसमें जो इंडिया वाला है वो दिया नहीं, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। इंडिया वाला दिया नहीं है 15 से 59 वर्ष। तो क्या बोला हूं मैं, जो बेस्ट उत्तर होगा उसी को लेंगे। तो बेस्ट उत्तर क्या है, 15 से 64 वर्ष। यही क्वेश्चन का आंसर एक ध्वनि मत से आया है, मतलब सब लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, ध्वनि मत से आप लोग बताए हैं। तो अगर 15 से 59 होता तो इंडिया में हम लोग 15 to 59 मानते हैं, तो हम उसको लेते, ध्यान रखिए। लेकिन नहीं दिया गया है, तो आईएमएफ जो कहता है 15 से 64 वाला, इसी को हम लोग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसी की बात होती है। इसलिए जब ऑप्शन नहीं है तो बी ही सही उत्तर में आ जाएगा इसका। 5वां, ये थोड़ा पुराना सा करंट भी है और इसमें जीके भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोलूं मैं, पहला सही है गलत है? गलत है। भारत पहला है। 1952, चाइना से भी पहले। बहुत लोग चाइना को पहला मानते हैं। 1952 में भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला दुनिया में पहला देश है। 1952, ठीक है, तो पहला गलत हो गया भारत की। अब पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना, 1 और 2। अब भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 में ये 111 करोड़ की चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, ये सही है। और प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर जो 2.1 है, उसको हासिल करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 दोनों सही है, सी इसका सही उत्तर है ना। केरल सबसे पहला है, और अगर बिहार यूपी की बात है तो सबसे आखिरी में, शायद अभी 2.1 नहीं हो पाया है, हुआ था फिर शायद बढ़ गया है, अभी 2-4 दिन पहले रिपोर्ट आया था। तो ये 5th का हमारा सी होगा। 2 और 3 फर्स्ट रॉन्ग है। 1952 पहला देश जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया था। ये तो बताएगा था क्लास में, वैसे अब चेंज हो गया है ये, लेकिन सी 2045 याद है ना, ये जो मैंने कहा था कि अब सरकार ने कहा कि नहीं, लोग नहीं मान रहे हैं, अब 2070 तक इसको बढ़ाए जाने की बात चले, लेकिन जनसंख्या नीति में 2045 भी कहा गया है, ठीक है। 7th, इस पे डेटा देखना पड़ेगा। केवल एक, क्यों भाई, इसमें तो सही आना चाहिए उत्तर आप लोगों का। क्या होगा जल्दी बताओ, हट जाए, अरे यार बताते बहुत है तुम लोग। कौन सा होगा उत्तर इसका? ए, केवल एक। 2011 की जनगणना के अनुसार 28 राज्यों में से केरल में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में अंतर कम है। देखो, कई बार जो दिखाई देने वाली चीजें जो हैं, वो हर चमकता हुआ जो कहते हैं ना पीला चीज सोना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर आपका गलत है, ये एकदम, इस पे कहीं से भी डाउट मत रखिएगा, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। देखो, केरला में टोटल, ध्यान से देखना, टोटल और मेल और फीमेल, इस सब में केरला नंबर 1 है, केरला नंबर 1 है। लेकिन जब महिला पुरुष में अंतर की बात आती है तो यहां पे 4% के आसपास गैप है। और मिजोरम एक देश है, राज्य है, सॉरी, मिजोरम एक राज्य है जिसमें महिला और पुरुष के बीच में गैप जो है वो 3.12% है। नंबर 1 ये है, 96, 11 की जनगणना से बोल रहा हूं। तो नंबर 1 केरला है,
जैसे मेरे पास डेटा होगा, वही निकाल रहा था मैं, डेटा बता दूं आपको कि नंबर 1 जो है वो केरला है, कहीं दो राय नहीं है उसमें। केरला का जो 11 के अनुसार, अभी तो उसमें परिवर्तन हो गया है, 11 में केरला में जो था वो जो टोटल था, टोटल 93.91% था। और जो अगर मेल की बात करोगे तो मेल 96.02 था, और फीमेल जो था महिलाओं का वो था आपका 91.98, और इन दोनों को गैप करोगे तो 4% के आसपास आएगा। और मिजोरम में जो था, यहां लिख देता हूं मैं, मिजोरम में देखोगे केरला से कम तो शायद मेघालय का भी है, मेघालय में भी कम है 11 के अनुसार। मिजोरम का देखोगे तो टोटल है 91.58, लेकिन जो मेल और फीमेल का है, मेल है इसका 93.72, और फीमेल जो है वो 90.60, हाँ 90.60, और इन दोनों का गैप जो है वो 3.12 है। तो थोड़ा सा जब भी आप आगे तैयारी जब कर रहे हैं, अभी कुछ साल बाद एग्जाम आप देंगे, तो जो जनगणना आएगी या जनगणना जो है उसमें सब चीजों को देखना होता है। हम लोग मानते हैं कि केरला हर जगह से शिक्षा में, साक्षरता दर में देश में नंबर 1 है, लेकिन जब गैप की बात आती है तो महिला और पुरुषों में मिजोरम नंबर 1 था। हो सकता है कि 25 वाली जनगणना जो शुरू हो रही है 26-27 में आएगी, उसमें हो सकता है कि अंतर अलग हो जाए, लेकिन जनगणना की बात होती है इसमें गैप ज्यादा है। इवन मेघालय का भी गैप ज्यादा है हमसे, केरला से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का साक्षरता दर जो है वो 67.15 है। राजस्थान का 11 के अनुसार 67.15 है, और देश का करीब 74 के आसपास, देश का 74.04, कंट्री का है 74.0। अब बढ़ गया है ये, हम जनगणना की बात कर रहे हैं, तो ये हिसाब से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए ये PYQ करने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ पढ़ना नहीं, जानना कि भविष्य में हमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और कई बार जाना हुआ क्वेश्चन भी गलती करते हैं हम लोग, कि हम भावनाओं में बह जाते हैं कि अरे केरला में सब अच्छा ही है तो होगा, और राजस्थान भी हो सकता है कि औसत से कम हो या ज्यादा हो, लेकिन दोनों कम है, दोनों गलत है। तो 7th का 1 और 2 दोनों रॉन्ग है। 8th का जल्दी बताइए। शिशु मृत्यु दर IMR जन्म से 1 वर्ष के भीतर शिशुओं की मृत्यु का अनुमान लगाना है। तो ये बताया गया 1 वर्ष के भीतर और प्रति 1000, है ना, पता है। अगला है शिशु, अच्छा तो बता ही दिया मैंने। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष में 1000 जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु की संख्या। दोनों शिशु है, क्या लिखा हुआ है? दोनों में शिशु है, हाँ दोनों शिशु है। तो दोनों क्या है? दोनों सही हैं। इसके ध्यान रख लेना आप लोग भी। क्लास में बोला गया, लिखवाया नहीं गया है, लेकिन क्लास में बोला बार बार गया है, ठीक है। 9th, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग, याद कर लो, 5 से 6%। अरे 65-70 तो वही है, 15 से 59 के बीच में, 15 से कम वाले भी होंगे। अब देखो ये सब डेटा जो है ना, जब पेपर 1 पढ़ोगे आप, पेपर 1 पढ़ोगे और जब भारतीय समाज के टॉपिक को पढ़ोगे, वहां पे वृद्धों की स्थिति की जो बात होती है, भारतीय समाज में वृद्धों की स्थिति, वहां पे आप लिख सकते हो कि भारत में वृद्धों की संख्या जो है 5-6% है, पर फिर भी भारत में वृद्धाश्रम की आवश्यकता हो रही है। ये चिंतनीय बात है। 65 लोग कमाने वाले हैं और 5 लोग खाने वाले हैं, और 65 से भी ज्यादा, 65 वर्ष से ज्यादा लोग भी काम करते हैं। बेसिकली 70-80 में लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो देश में 15 से 59 वर्ष के बीच के लोगों की संख्या देश में कितनी है? लगभग 65 के आसपास है, 70 होने वाली है, यानी वो काम करने वाली जनसंख्या है। और ये जो है जो काम आश्रित जनसंख्या है,
और 65% लोग इस 5-6% लोगों का देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। यह सामाजिक मुद्दा है। माँ बाप अपने भविष्य, अपने पढ़ाई लिखाई, अपने नौकरी जॉब सब करते हुए 4-4 बच्चों का पालन कर दे रहे हैं, लेकिन पति पत्नी बेटा बेटी अपने कैरियर के नाम पर, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर, अपने पढ़ाई के नाम पर माँ बाप को गांव में छोड़ करके और शहरों में रह रहे हैं और उनको रख नहीं पा रहे हैं। और कई बार देखें, आईएएस ऑफिसर की माँ, आईएएस ऑफिसर के पिता, जज की माँ, जज का पिता कहीं फ्लाईओवर के नीचे पड़ा हुआ था भीख मांगते हुए। ऐसी घटनाएं आ रही है। तो इस समाज के टॉपिक में भी इस आंकड़ों को आप इस्तेमाल करके एग्जामिनर को बता सकते हैं कि मुझे पता है कि भारत में वृद्धों की स्थिति जो है वो दयनीय है, और उसके बारे में आंकड़े मेरे पास हैं। 10th ये आंकड़े वाले क्वेश्चंस हैं। जनगणना 1951 और जनगणना 2001 के बीच भारत का जनसंख्या घनत्व 3 गुना से अधिक बढ़ गया है। 1951 में जो जनसंख्या घनत्व था, मेरे ख्याल में 117, ये सब ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, 117 प्रति स्क्वायर किलोमीटर, 157। और जो 2001 में था, 2011 में हमारे पास आंकड़ा है, 1 का नहीं है, 2011 में था, उसके बाद का क्वेश्चन है 382 स्क्वायर प्रति, मतलब 3 गुना तो बढ़ गया। एक में भी शायद 350 या 60 के आसपास 2001 में। तो ये पॉइंट आपका सही होना चाहिए कि 3 गुना से अधिक बढ़ गया है। 117 3 गुना कितना हो गया? 351। तो 351 से ज्यादा ही था। ये आपका ये ध्यान रखना। 11 का 21 का तो आया नहीं। तो ये सब आंकड़े ऐसे ध्यान रखना कि 1951 में, 2001 में, 2011 में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कैसे कैसे रफ्तार से, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो PYQ करने का मतलब ये भी है कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को जानें कि जनगणना और जनसंख्या से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। सिर्फ ABC नहीं जानना है, क्वेश्चन के पैटर्न को जानना है। ठीक है, तो ये हम सही मान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जनगणना 51 और के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि घातीय दोगुनी हो गई है। मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या अभी कितनी वृद्धि दर है पता है आप लोगों को? जनसंख्या वृद्धि, हाँ सही बोला किसी ने, 2011 में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, 2011 की जनगणना जो आई थी ये 1.6% पर एनम, 1.6% प्रति वर्ष की भाषा, प्रति वर्ष है ये, यानी प्रति वर्ष जनसंख्या जो है 1.6% की रफ्तार से बढ़ रही थी। 11 में, एक में जो थी 2001 में, 2001 इसमें जो थी जनसंख्या वो थी आपकी 2%, और जो 1951 में थी, 1951 में इस समय डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि आपने बताया था मैंने कि 1951 में जनसंख्या पिछले 50 वर्ष में मात्र 11 करोड़ बढ़ी थी। तो इसमें 1.3% था, इसमें 1.3% था। तो कभी भी देखेंगे कि डबल नहीं हुआ है, डबल कभी नहीं हुआ। 1.3 से 2 हुआ है तो ये पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि 1951 में जनगणना जो थी, दर जो थी जनसंख्या वृद्धि की, वो 1.3% थी, और जो 2001 में 2% हो गई और 11 में 1.6% हो गई। यानी जनगणना की जो वृद्धि दर है वो हमारी क्या हुई है? कम हुई है। वो हमारी कम नहीं हुई है, अब कम हुई है। इसमें बढ़ी थी, लेकिन डबल जो है, दोगुनी, ये गलत है। तो पहला सही है, सेकंड रॉन्ग है, तो केवल एक इसका सही उत्तर हो जाए। ये सब डेटा आप अपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ये सिंपल जीके का क्वेश्चन जो आया होगा, 11-12 में आया था, ये जीके का क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, एक रिपोर्ट है ये 2009 के अनुसार पिछले 3 दशकों में किस क्षेत्र में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है? ऑब्वियस है, यूरोप में पहले ही बढ़ गया था, एशिया में अब बढ़ा है। तो इसका उत्तर जो है ए होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगला,
किसका है? ए, अरुणाचल प्रदेश। कितना है? वेरी गुड, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम इसी का है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, एक और है ना, 2 क्वेश्चन अभी है। आर्थिक विकास से जुड़े जनसांख्यिकीय संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट चरणों पर विचार करें। ये बताना है ऑर्डर क्या होता है, पढ़ाया गया आप लोगों को डीटीएम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, 3 चरण दिए हुए हैं यहां पर। कौन होगा? 2, 3, 1। कम जन्म की दर के साथ कम मृत्यु दर, पहला यही होता है, ठीक है। सेकंड, उच्च जन्म दर के साथ मृत्यु दर कम, यही होता है ना सेकंड। और थर्ड, उच्च जन्म दर के साथ, अच्छा ये सेकंड ये होता है ना, सेकंड ये होगा और थर्ड आपका ये फर्स्ट होगा, है ना, ये फर्स्ट होगा, उसके बाद ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। वेरी गुड। चलिए, तो क्या हो गया? 3, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, ये होगा। ठीक ठीक, किसी को आपत्ति है तो पूछना, कराया गया आपको 2, 3, 1, ठीक है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये डीटीएम है, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत है, क्लास में कराया गया। लास्ट क्वेश्चन है 24 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2024 का। कौन सा होगा? कुल प्रजनन दर, सेम वाक्य तो आपको ये कैसे होगा भाई? पहला वाक्य जो लिखवाया गया आपके नोट्स में, उसको पढ़िए। बी बोल रहे हैं, नहीं इधर इधर डी आ रहा है, डी, बी, बी, डी। आप तो क्लास लिए हैं लगातार, शायद एक मिस नहीं हुआ ना कोई क्लास आपका। कहीं क्लास में मैं दंपति शब्द लिखवाया है, दंपति लिखवाया मैंने कहीं पर। क्यों ऐसा दिमाग क्यों लगाते हैं आप लोग? कुछ ट्रिक होगा। दंपति में लिखवाया नहीं, मैंने महिला लिखवाया है। महिला को आधार मानते, मैंने कपल बोला था कि विदेशों में कपल हम लोग माता पिता मानते हैं, लेकिन आधार जो है वो महिला ही है। महिला के आधार पर महिला के जो प्रजनन आयु वर्ग होता है उसमें लिया जाता है, तो इसका उत्तर डी होगा। इसीलिए कहता हूं नोट्स को बार, महिला की गर्भधारण आयु, चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उनसे जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की औसत संख्या। सेम पहला वाक्य लिखवाया गया आपको, अलग भाषा है उसके। महिला के प्रजनन आयु वर्ग में जो बताया था कि इंडिया में 15 से 49 वर्ष मानते हैं हम लोग, बाकी देशों में 15 से 45 वर्ष का है। सुन लो मेरी बात सुन लो, कहोगे सर आप जल्दी बता दिए हम समझ नहीं पाए। महिला की प्रजनन आयु वर्ग इंडिया में 15 to 49 है, विदेशों में 15 से 45 माना जाता है, 15 to 45 माना जाता है। तो दंपति युग में माता पिता नहीं लिया जाता है, लिया जाता है कि प्रजनन दर निकालने के लिए हमेशा महिला को आधार मानते हैं। महिला को आधार मानते हैं कि महिला के द्वारा उसके प्रजनन आयु वर्ग में, उसके फर्टिलिटी एज ग्रुप में वो कितने बच्चों को जन्म दिया उससे डिवाइड करते हैं। हमने 15 डिवाइड 5000 किया था, वहां लिया था माता पिता, लेकिन मैं परिभाषा जो लिखवाई है वो महिलाओं को लेकर माना जाता है। कहीं पर भी किसी अंतर्राष्ट्रीय बुक में या राष्ट्रीय बुक में आपको पुरुष को नहीं लिखा गया, महिला लिखा गया, दंपति नहीं लिखा गया है और माता पिता नहीं लिखा गया है, युग में नहीं लिखा गया, सिर्फ महिला लिखा गया। तो आप महिला ही लेंगे तो इसका उत्तर डी होगा। 14 क्वेश्चन आपके हो गए। किसी का हुआ 14 में 14? 10 या 10 से ज्यादा?